मेरे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या मतलब क्या सुना है अब तक इस वर्ड के बारे में? क्या समझा है इस वर्ड के बारे में? क्या पता है आपको इस वर्ड के बारे में? और फिर उसको थोड़ा सा हम लिंक करते हैं कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है CFAP 3, ये क्या है? प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, मेकिंग बिजनेस सेफ फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल फ्यूचर बिजनेस। तो प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट हो गया, बिजनेस सेफ फॉर एनवायरनमेंट हो गया, सस्टेनेबल फ्यूचर बिजनेस हो गया, सही है। और इसके अलावा मेरे बच्चों, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा आपने क्या सुना है? थोड़ा सा पहले बता दो सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या सुना है ना। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने सस्टेनेबिलिटी का वर्ड अब तक सुना है कि नहीं सुना, और क्या सुना है। रिड्यूस ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, ओके। कार्बन एमिशन बाय इंडस्ट्री, ज़बरदस्त मेरे बच्चों। अ न्यू इमर्जिंग डिपार्टमेंट इन फर्म्स, ग्रीन हाउस गैसेस, ज़बरदस्त। अब थोड़ा मुझे बताओ CFAP 3 के बारे में क्या सुना है? ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है। सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन ही है कि आप आज के लोगों की नीड्स इस तरीके से पूरे करें कि आगे वाले जो नस्लें आने वाली हैं उनको कोई मसला ना हो। अच्छा, अब मुझे बताओ CFAP 3 के बारे में क्या सुना है भाई? थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं CFAP 3 के बारे में मेरे बच्चों, क्या सुना है? न्यू पेपर, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये पक्का जन्नती है। न्यू पेपर, रिप्लेस SPM, थ्योरेटिकल पेपर, मोस्टली थ्योरेटिकल, और डिस्क्लोजर वगैरह होंगे, कुछ टफ पेपर, कुछ होगा इसके अंदर डिस्क्लोजर वगैरह, बोरिंग पेपर, इजी पेपर, न्यू पेपर। हाँ बच्चों, वाकई में सिर्फ यही सुना है इसके बारे में, CFAP 3 के बारे में, और कुछ नहीं है सब्जेक्ट के बारे में पता। मतलब ये मुझे ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, न्यू पेपर है, CFAP 3 न्यू पेपर है। अच्छा जी यार बच्चों देखो, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट ऑफ SPM। अच्छा, आप लोगों ने जितने पॉइंट्स मुझे कम्युनिकेट करे हैं ना, इसमें से या तो मेजॉरिटी गलत है या पार्शली 10% करेक्ट है। जो आपने मुझे बताया है, या तो मेजॉरिटी गलत है या पार्शली 10% जो है मैं ये कह लूँ कि करेक्ट है। पार्शली 10% करेक्ट है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पार्शली करेक्ट है, सही है। बट अगर मैं उसको थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो वो पार्शली 10% करेक्ट भी नहीं होंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है यार कि हमें आज की क्लास में ये पता चल जाए कि यार CFAP 3 का सब्जेक्ट हमारे पास है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, ताकि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, पेपर सिलेक्शन में आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, आपको पेपर सिलेक्शन में आसानी हो जाए, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, इस सब्जेक्ट में आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, A to Z। और अगेन बहुत एक बिल्कुल नई फील्ड है, सही है। जिस तरह रिसेंटली IFRS 9, IFRS 15 आए, लोगों ने कमाना स्टार्ट किया, इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ क्रिएट करी, इसी तरीके से ये बिल्कुल ही न्यू फील्ड है। और इस वक्त लोगों में, दुनिया में इसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, UK यूरोप में तो इसको डिफर्ड भी कर दिया गया है, सही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी के ऊपर नॉर्मली अप्लाई हो रहा होगा, हर कंपनी के ऊपर चीज़ें होंगी, और जो वो चीज़ कहते हैं ना यार कि वो वॉचिंग वगैरह करना और ये सारी चीज़ें करना, उससे बहुत बियॉन्ड की चीज़ है। मैं डिलॉयट यूनिवर्सिटी गया था अभी रिसेंटली, मैं ट्रेनिंग देने गया था। तो मैंने जब ट्रेनिंग दी वहाँ पे, तो वापसी में मैं एयरपोर्ट जा रहे थे हम वापसी, तो कुछ कॉलीग्स वगैरह मुझे वहाँ पे मिले, वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो बूट कैंप अटेंड करने आए थे। और वो फिर उनसे पूरा रास्ता जब डिस्कशन हुई, 1-1.5 घंटा डिस्कशन हुई, तो वो ये बता रहे हैं कि जी ये तो अभी कितनी नई फील्ड है कि जो इवन पार्टनर है वो भी ट्रेनिंग ले रहा है, जो मैनेजर है वो भी ट्रेनिंग ले रहा है, और इसके ऊपर इतना है कि हर फर्म में अब मेजॉरिटी जो हायरिंग्स हो रही हैं वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हो रही है, बिकॉज उसके ऊपर डिमांड ज़्यादा है, रेगुलेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसके अंदर हमारे पास अब अगर आप मुझे अगला आधा पौना घंटा दे देंगे तो मैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बता दूंगा कि अगर कल को फर्म में पार्टनर आपसे पूछे सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, तो एटलीस्ट आप उसको ये जवाब ना दें। और अगर आपसे कोई पूछे पार्टनर या मैनेजर या डायरेक्टर के भाई CFAP 3 का नया सब्जेक्ट क्या है, तो एटलीस्ट आप उसको ये जवाब ना दें, एटलीस्ट आप कुछ मुंह से बोलेंगे, इंशाल्लाह अच्छा बोलेंगे, सामने वाले को लगेगा यार ये तो सस्टेनेबिलिटी का चैंपियन है, सही है। तो वो आपको C फॉर चैंपियन समझेगा बच्चों, सही है। अच्छा, तो अब हमने डिस्कस करना है सस्टेनेबिलिटी को, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये काम कर लें बच्चों, थोड़ा सा ये इसके इमेजिन कर लें कि हमने इसके सिलेबस में है क्या। अच्छा, इसका सिलेबस क्या है? 2 अप्रोच है। मैं आपके साथ डायरेक्ट सिलेबस भी डिस्कस कर लूँ, मैं आपके साथ डायरेक्ट सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन सिलेबस को डायरेक्टली डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाएंगी, थोड़ी बहुत समझ में आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो अच्छे खासी हमारी समझ हो जाएगी। यार हुआ ये था, इसको थोड़ा सा यूँ समझें, आप में से किसी लोगों ने कहा एनवायरनमेंट, ऐसा ही है, किसी लोगों ने कहा होगा मरीन लाइफ, किसी लोगों ने पानी का कहा होगा, किसी लोगों ने लेबर का कहा होगा, किसी लोगों ने एम्प्लॉय का कहा होगा, किसी लोगों ने गवर्नेंस करप्शन का कहा होगा। और इन सारी चीज़ों के ऊपर बच्चों, इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवर द ईयर्स लॉज एंड रेगुलेशन आना स्टार्ट हुए, चीज़ें आना स्टार्ट हुई, और इतनी ज़्यादा आ गई कि कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं थी।
आप समझ रहे हैं, इतनी ज़्यादा आ गई कि कोई भी एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन नहीं थी जो कि एक स्टैंडर्ड चीज़ करे कि अगर मैं दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करूं और अगर वो IFRS में बने हुए तो क्या वो कंपेरेबल हैं? अगर दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हुए मेरे बच्चों, तो क्या वो दोनों FS आपस में कंपेरेबल हैं कि नहीं है? क्या मैं उन दो कंपनी के FS को, अगर मैं शेल और PSO के FS को कंपेयर करूँ और दोनों IFRS के हिसाब से बने हुए, क्या वो कंपेरेबल हैं? पहले क्या होता था, पहले बस अपनी मर्जी से हर किसी का अपना कोई कानून होता था, उसके हिसाब से वो डिस्क्लोजर दे रहे होते थे, चीज़ें दे रहे होते थे। अच्छा, सेकंड चीज़ थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। अब ये तो ये तो कानूनियत हो गई ना, ये तो चीज़ हो गई। अब मसला ये है, यहाँ बैठा हुआ है इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर ने अगर डिसीजन लेना है कि यार इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो किस चीज़ को देखेगा मेरे प्यारे बच्चों? अब मेरे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट को देखेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू को देखेगा, वो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को भी देखेगा कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन वगैरह कर लेगा, वो देख लेगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है कि नहीं है, वो देखेगा डेट इक्विटी रेशियो कितना है, वो देखेगा करंट एसेट इनटू करंट लायबिलिटी रेशियो कितना है। क्या एक डिफाइंड चीज़ है जिसके बेसिस पे वो देख के कहेगा कि हाँ यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे मेरे आराम से मैं डिसीजन ले सकता हूँ और यही पर्पज़ है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टारबक्स का नाम सुना है? सही है। अच्छा, एक कॉफ़ी बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी शॉप है, सही है, एक बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी शॉप है। अच्छा, और इसका जो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आपके जो मुल्क के कर्जे हैं उससे 3-4 गुना भी ज़्यादा है। सही है, तो एक मतलब एक कंपनी है, तो आप सोचें कितनी बड़ी चीज़ है। अच्छा, क्या इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के भी इन्वेस्टर डिसीजन ले सकते हैं मेरे बच्चों? मैं आपके सामने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत सारी एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, खुदा का वास्ता एक्टिव रहना है। क्या इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के भी एक इन्वेस्टर एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन ले सकता है कि हाँ जितना रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट है, अनमोडिफाइड ओपिनियन है, करंट प्रॉफिट रेशियो अच्छा है, करंट लायबिलिटी रेशियो अच्छा है, क्या ये कर सकता है? अच्छा, इस वक्त स्टारबक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? टिम हॉर्टन, ओके, और कोयटा होटल, कोस्टा कॉफ़ी। इस वक्त स्टारबक्स का मेरे बच्चों, इस वक्त स्टारबक्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो क्लाइमेट चेंज है। इस वक्त स्टारबक का सबसे बड़ा जो बिजनेस रिस्क है वो, अब सुनिएगा हुआ क्या है बच्चों, सुनिएगा अभी थोड़ा समझने की कोशिश करें। स्टारबक्स का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल क्या है स्टारबक्स का? कॉफ़ी बीन्स है। सही है, कॉफ़ी बीन्स जितनी भी है वो नॉर्मली किसी स्पेसिफिक रीजन्स में प्रोड्यूस हो रही हैं, और उस स्पेसिफिक रीजन्स की ख़ास बात ये होती है कि स्पेसिफिक रीजन्स में नॉर्मली मौसम थोड़ा सा गर्म भी रहता है, ब्राज़ील मैक्सिको वगैरह हो गए, और थोड़ा बहुत वहाँ पे बारिश भी होती है, और ये एक परफेक्ट वेदर होता है कि उससे आपके ये स्पेसिफिक बीन्स वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गर्मी बड़ी शदीद होती है और बारिश भी होती है। सही है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बारिश थोड़ी सी कम हो रही है या बारिश ज़्यादा हो रही है, और गर्मी कभी थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्या ये रॉ मटेरियल सिक्योर कर पा रहे हैं? बच्चों, ये रॉ मटेरियल ही सिक्योर नहीं कर पा रहे। अब जब ये रॉ मटेरियल सिक्योर नहीं कर पा रहे, जब ये रॉ मटेरियल सिक्योर ही नहीं कर पा रहे, क्या ये रॉ मटेरियल के बेसिस पे अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं? बच्चों, मैं आपको आज की क्लास में कोई 10-12 एग्जाम्पल दूंगा, और एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ ये अप्रोच सही करने के लिए। सही है, ये अप्रोच सही करने के लिए मैं आपको 10 से 12 एग्जाम्पल दूंगा। प्लीज़ एक्टिव रहना, सिर्फ 10-12 मिनट ही में। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको नहीं लगता इन्वेस्टर को इस चीज़ की ज़रूरत है ये देखने की कि भाई कंपनी जो है, ये जो कंपनी है ये किस किस के साथ इंटरेक्ट करती है मेरे बच्चों? ये कंपनी जो है ये एनवायरनमेंट के साथ डील करती है, ये कंपनी जो है ये लोगों के साथ डील करती है, ये कंपनी जो है ये सप्लायर के साथ डील करती है, ये कंपनी जो है ये कस्टमर के साथ डील करती है, ये कंपनी जो है ये अपने लेबर्स के साथ डील करती है। ऐसा ही है, ये कंपनी जो है ये एम्प्लॉय के साथ डील करती है, ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ डील करती है। क्या इन सारे लोगों के साथ एक कंपनी डील करती है? और ये सारे के सारे लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। ये सारे के सारे लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट है बच्चों। ये सारे के सारे लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेबर का मसला होगा तो क्या मैं कस्टमर की डिमांड पूरी कर सकूंगा? क्या मैं सप्लायर से माल खरीद सकूंगा? अच्छा, अगर सप्लायर मुझे माल सप्लाई नहीं कर सकेगा तो क्या लेबर की एफिशिएंसी? ये सारे के सारे मैटर्स मेरे प्यारे बच्चों इंटरडिपेंडेंट हैं, और यहाँ पे IFRS S1 आता है। और इस स्टैंडर्ड के ऊपर हमारे पास पहला स्टैंडर्ड जो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, विच इज़ IFRS S1। और यहाँ पे IFRS S1 आता है, और IFRS S1 आपसे कहता है कि जी आपने एक काम करना है, आपने डिस्क्लोजर देना है अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
बच्चों बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से। यहाँ पे हमारे पास एक पहला स्टैंडर्ड आता है जिसका नाम है IFRS S1, सही है, और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक पहला स्टैंडर्ड है। और IFRS S1 इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इट्स मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जिस तरह हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहली चीज़ क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं ना। तो पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आ गया IFRS S1 का, और वो कहता है आपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्क्लोजर देना है। बच्चों का यहाँ तक क्लियर है? तो हमने कहा भाई सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होते क्या है, ये बता दो। उसने कहा कि जी ये जो आपका होता है, ये होता है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसका मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या? सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपने डिस्क्लोजर देना है तो क्या मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। मेरे बच्चों ये स्टारबक्स के एग्जांपल में क्या ये रिस्क डिस्क्लोज होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सप्लाई कॉफ़ी बीन्स की प्रोडक्शन में इश्यू हो सकता है? क्या ये डिस्क्लोजर जाना चाहिए प्यारे बच्चों? क्या आज तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोजर देखा है? क्या IAS 2 इस चीज़ से डील करता है? क्या IAS 8 इस चीज़ से डील करता है? क्या IAS 16 इस चीज़ से डील करता है? क्या IAS 32 इस चीज़ से डील करता है? क्या IFRS 9 इस चीज़ से डील करता है? कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चीज़ से डील नहीं करता, कोई भी। तो इसका मतलब एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना था, एक नया वॉल्यूम बनाना था कि भाई उसमें अब आपने ये बताना है कि आपके सराउंडिंग में। तो अच्छा, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क, बच्चों ये बात थोड़ी समझ आती है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, सही है, ताकि थोड़ी सी एक बेस बने। और बेस बनने के बाद जो ऊपर हमने कुछ चीजें कवर करी है ना, ऊपर जो हमने चीजें कवर करी है, अच्छा बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी की सारी चीजें मेरा एक बिजनेस मॉडल है। लाइक स्टारबक्स का बिजनेस मॉडल क्या है बच्चों, मुझे बताएं। स्टारबक्स का बिजनेस मॉडल ये है कि जी वो कॉफ़ी बेचता है, कॉफ़ी बेचने के लिए उसका बिजनेस मॉडल क्या है? उसका बिजनेस मॉडल ये है कि उसको एक कॉफ़ी बीन्स चाहिए, वो कॉफ़ी बीन्स प्रोक्योर करता है, पर उसके बाद जाके अपने डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स में सप्लाई करता है और वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ये इसका बिजनेस मॉडल है। और क्या इस पूरी बिजनेस मॉड्यूल में कोई वैल्यू चेन है? किस तरीके से प्रोसेस इनपुट होता है, किस तरीके से आउटपुट होता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है? इनपुट क्या है यहाँ पे मुझे बताएं। वैल्यू चेन में इनपुट क्या है मेरे बच्चों? कॉफ़ी बीन्स है, और फिर उसको प्रोसेस करने के लिए लेबर्स हैं, फैक्ट्री है, और फिर आउटपुट करने के लिए कॉफ़ी शॉप्स हैं। क्या एक कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको वर्ड समझ आता है? क्या एक कंपनी का वैल्यू चेन आपको वर्ड समझ आता है? इसका मतलब है एक कंपनी जो है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, सोशल, एनवायरनमेंट, पीपल, इन लोगों के साथ जो डील करती है, इन लोगों के साथ जो मेरे बच्चों डील करती है, और जब डील करती है तो करती क्यों है? क्योंकि ये इसका एक बिजनेस मॉडल है और ये इसका एक वैल्यू चेन है। ऐसा ही प्यारे बच्चों, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब कि आप जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छा या तो मैं अपनी हरकत से इनको अफेक्ट कर सकता हूं, अफेक्ट इन, और क्या, और ये लोग इनकी वजह से मैं अफेक्ट हो भी सकता हूं। क्या ये दो वर्ड समझ आते हैं? थोड़ा बहुत समझ आते हैं ये दो वर्ड भाई, जरूरी नहीं या तो मैं एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा हूं या एनवायरनमेंट मुझे अफेक्ट कर रहा है। बच्चों ये वर्ड समझ आता है भाई, या तो मैं एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा हूं। क्या स्टारबक्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है? स्टारबक्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन स्टारबक्स एनवायरनमेंट की वजह से अफेक्ट हो रहा है। क्या क्लियर हो मेरे बच्चों? स्टारबक्स जो है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, लेकिन स्टारबक्स जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से अफेक्ट हो रहा है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक बात समझ आती है। इसका मतलब हो गया कि जी हर वो चीज़, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, हर वो चीज़ जो कि आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कैश फ्लोज को और फाइनेंसिंग को इम्पैक्ट करेगी। तो ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, उस एग्जांपल में क्या है? क्या मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चों, तो हर वो चीज़ जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश फ्लो और फाइनेंसिंग को इम्पैक्ट करेगी, तो इसका मतलब है वो आपका सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों क्लियर हो? अच्छा एक चीज़, थोड़ा सा मैं टेक्निकलिटी में एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। सस्टेनेबिलिटी है क्या? IFRS S1 ने एक्सप्लेन, डिफाइन नहीं किया, सही है। अच्छा सुनिएगा, सस्टेनेबिलिटी है क्या? IFRS S1 ने डिफाइन नहीं करा। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, ये भी IFRS S1 ने एक्सप्लेन या डिफाइंड नहीं किया। क्लियर हो बच्चों? क्या ये बात समझ आती है? ये क्यों डिफाइन नहीं किया? ये इसलिए डिफाइन नहीं किया ताकि आप अपनी सोच को सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रख दें। आप अपनी सोच को सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रख दें। तो इसका मतलब है जो बच्चा कह रहा है थियोरेटिकल है, बच्चा थियोरेटिकल नहीं है, बिकॉज IFRS S1 ने एक्सप्लेन नहीं किया। सवाल में पिक करना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ सोशल, एनवायरनमेंट या पीपल को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सस्टेनेबिलिटी, क्या सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट है?
क्या सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट है? क्या सस्टेनेबिलिटी सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट है? क्या सिर्फ सस्टेनेबिलिटी कार्बन एमिशन है? क्या सिर्फ सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस? तो यहाँ पे IFRS S1 खुद वो कहता है कि जी मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मैं इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा बिकॉज एक ब्रॉडर टर्म है, ये एक ब्रॉडर टर्म है, मैं इसको लिमिट नहीं कर सकता। ESG का वर्ड पता है? ESG का वर्ड पता है मेरे बच्चों को? ये भी वर्ड आपने सुना होगा, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, बच्चों ये वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? ESG यार बहुत सुना होगा। IFRS S1 ने इन वर्ड्स को भी यूज़ नहीं किया है। IFRS ने इन वर्ड्स को भी यूज़ नहीं किया है। IFRS ने इन वर्ड्स को भी यूज़ नहीं किया बिकॉज हर जगह पे ESG को डिफरेंट तरीके से परसीव किया जाता था। तो सबसे स्टार्टिंग में याद आ रहा है कि डिफरेंट कानून थे और चीज़ ऑलरेडी होती हुई आ रही थी। IFRS S1 ने भी बहुत सी चीज़ें जो है वो कॉपी करी हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ तक क्लियर हो? तो इसका मतलब ये हो गया कि यार ये एक ब्रॉडर टर्म है। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो? ये एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। इसके अंदर नेचर आ जाती है, इसके अंदर सोशल आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास लोग आ जाते हैं। और क्या मैं इनको इम्पैक्ट कर रहा हूँ या इनकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता हूँ? तो मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस, कैश फ्लोस, क्या इस पर कोई इम्पैक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता? मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों के लिए मेरे बच्चों, इन सारी चीज़ों के लिए आपको नहीं लगता गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है? आपको नहीं लगता स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है? आपको नहीं लगता रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? आपको नहीं लगता कोई ना कोई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होंगे, परफॉर्मेंस टारगेट्स होंगे? बच्चों क्लियर हो? यही सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है मेरे बच्चों। यही IFRS S1 पूरा आपके सामने कवर करता है। यही IFRS S1 आपके सामने पूरा कवर करता है कि जी आपने देखना है कि आपका सप्लाई चेन क्या है, आपने देखना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है। और जब उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को आप किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं और वो आप लोगों को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, और इन सारे प्रोसेस में आपका क्या रिस्क हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो आपने डिस्क्लोज करना है, इंक्लूडिंग इन सारे मैटर्स के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी के ऊपर, क्या गवर्नेंस के मैटर्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रिस्क है, क्या आपके परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं मेरे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? यस दाऊद फैसल, यस स्ट्रेटजी भी डिस्क्लोज करनी है, गवर्नेंस के बारे में भी बताना है। तो आप में से जो कह रहा था, तो ये जो गवर्नेंस की बात आती है तो यहां पे थोड़ा सा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये जो स्ट्रेटजी रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो यहां पे वो SPM वाली बात जो ऊपर थोड़ा कुछ बच्चा कह रहा था, तो दिस इज जस्ट अ वन एरिया ऑफ SPM और CFAP2। क्लियर हो? अच्छा अब मुझे बता दें भाई, क्या ये SPM को रिप्लेस कर रहा है? भाई क्या ये SPM को रिप्लेस कर रहा है? नॉट कंप्लीटली। साथ बिल्कुल ज़बरदस्त, साथ अशफाक बिल्कुल ज़बरदस्त, नॉट कंप्लीटली। ये जो है आपका SPM को रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सही है, ब्रॉडर देन। ज़ाहिर सी बात है गवर्नेंस का मैटर होगा तो थोड़ा बहुत कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस CFAP2 वाली साइड काम आएगी। अगर स्ट्रेटजी का मसला है, रिस्क मैनेजमेंट का मसला है, तो थोड़ा बहुत आपको वो जो लिखनी होंगी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट, उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे काम आ रहा होगा। अच्छा बच्चों क्या ये क्लियर करते हो, क्या इस चीज़ से एग्रीड हो कि IFRS S1 इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? एग्रीड? अच्छा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। राना प्लाजा का नाम सुना है? राना प्लाजा बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में 1100 लोग काम कर रहे थे और वो 1100 लोग, और बांग्लादेश में फैक्ट्री किस चीज़ की थी? गारमेंट्स की थी। और वो 1100 लोग काम कर रहे थे, या मतलब 2000-3000 लोग काम कर रहे थे, और फैक्ट्री जो है वो गिर गई और ये 1100 बंदे मर गए। सही है भाई? इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? तो राना प्लाजा में 2010-11 की बात है जिसमें ये फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे, आपको पता है बाइकआउट क्या हुआ? क्या बाइकआउट हुआ होगा पता है? आपको पता है इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया? आपको पता है इसकी हेडलाइन कहाँ पे छपी है? At least 80 people are dead after the collapse Wednesday morning of a garment factory building on the outskirts of the capital of Bangladesh. इमेजिन करें, बांग्लादेश में हुआ है बच्चों। यस यस यस, यूनाइटेड नेशन। और बोलो, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो, यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हुआ इसके ऊपर। और ज़ारा का नाम सुना है, H&M का नाम सुना है, मार्क्स एंड स्पेंसर का नाम सुना है, नाइकी का नाम सुना है, एडिडास का नाम सुना है। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, टेस्को, आल्डी, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, उन सब का सप्लायर कौन था? उन सब का सप्लायर कौन था? ये बांग्लादेश की फैक्ट्री। तो इसका मतलब है क्या ये जो कंपनीज है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या ये जो कंपनीज है, ज़ारा, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, नाइकी, एडिडास, क्या इनकी ये जिम्मेदारी थी? क्या इनकी ये अच्छा, तो इसका मतलब है, अब मेरी बात सुनिएगा,
ज़ारा के फाइनेंशियल्स आप देख रहे हैं, H&M के फाइनेंशियल्स आप देख रहे हैं, कह रहे हैं यार क्या सेल हो रही है, क्या परचेज हो रही है, लेकिन क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एग्जिस्ट करता है कि मेरा एक सप्लाई चेन है, उसकी फैक्ट्री ठीक नहीं है और अगर वहाँ पे कुछ होता है तो इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन में इंपैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से मेरे कैश फ्लोज के इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंसिंग ऑब्टेन करने में मसला आ सकता है। क्या ये रिस्क एग्जिस्ट, क्या ये रिस्क आज से पहले कभी डिस्क्लोज होता था मेरे बच्चों? अब ये रिस्क डिस्क्लोज होगा, अब ये रिस्क डिस्क्लोज होगा। इनके ऊपर क्रिटिसाइज ये हुआ, इनके तो अच्छा ये वर्ड समझ आया वैल्यू चेन का? अब समझ आए? तो कंपनी, तो इसका मतलब है ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम समझाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ सोशल एनवायरनमेंट, यहाँ पे वैल्यू चेन, आपका बिजनेस मॉडल, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी कंपनी तक महदूद नहीं है, ये एक्सटेंड करेगा, रिवर्सी करेगा आपकी दूसरी कंपनीज के ऊपर भी, जो आपका सप्लायर होगा, सही है, जो आपका कस्टमर होगा, ये वहां तक बियॉन्ड करेगा और उससे रिलेटेड क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपने डिस्क्लोज करनी पड़ेगी बच्चों। इन सारे लोगों ने फिर ग्रांट भी दी, इन सारे लोगों ने कहा कि जो हमें कमेटी बनाता है जिसमें हम इंश्योर करेंगे कि वहां पे फैक्ट्री, बिकॉज इनके ऊपर क्रिटिसाइज ये हुआ कि जब आप बांग्लादेश से आप सप्लाई ले रहे थे तो आपने उन फैक्ट्री से क्यों लिए जहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी सही नहीं थी, आपने ऐसे गारमेंट्स को क्यों सेलेक्ट करा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छी नहीं थी। ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी वजह से वहां पे लोग मरे। अगर आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया होता तो वो लोग नहीं मरे होते। हमारे मुल्क में 11 लाख जो है वो मैटर नहीं करता प्यारे बच्चों, लेकिन बाहर मुल्क में कुत्ता भी मर जाए ना तो मैटर करता है और यहाँ पे बड़ा शोर मचाता। अभी भी जाके आप बांग्लादेश अकॉर्ड का वो डॉक्यूमेंट देख लें जिसके अंदर ये जितने भी 120-125 बड़े ब्रांड हैं, इन्होंने बैठ के कमेटी बनाई, इन्होंने बैठ के ग्रांट दी और इन्होंने बैठ के कहा कि बांग्लादेश में जितनी भी गारमेंट फैक्ट्री है, बिकॉज 60% ऑफ द बांग्लादेश गारमेंट्स आर एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन, और वहां पर उन्होंने कहा कि जी अगर हमारा 60% यहां से एक्सपोर्ट हो रहा होता है तो हमने ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जी जो वहां पे गारमेंट है वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स कैसे हैं, वहां पे लोग कैसे हैं, वहां पे एनवायरमेंट कैसा है, इस चीज की सारी गारंटी हम देंगे प्यारे बच्चों। क्या इससे बात समझ आती है? तो ये सिर्फ आपका नहीं है, आपके सप्लायर पे भी डिपेंडेंट है। तो स्टारबक्स का मसला क्या है? स्टारबक्स का ना एम्प्लॉय का मसला है ना किसी चीज का मसला। स्टारबक्स का सिर्फ ये मसला है कि जी मौसम चेंज हो रहा है साउथ अमेरिका में, मौसम चेंज हो रहा है साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से जो है वो कोको बीन्स जो है वो नहीं बन रही, कॉफी की बीन्स नहीं बन रही, और चूंकि वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो आगे जाके जब मेरे पास माल ही नहीं होगा तो मैं क्या बेचूंगा। ये एक सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे डिस्क्लोज करना होगा, और डिस्क्लोज करते हुए मुझे बताना पड़ेगा कि गवर्नेंस का मैटर क्या है, इसको मैं किस तरीके, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, इस रिस्क को मैं कैसे मैनेज करूंगा, मुझे रिस्क मैनेजमेंट बतानी पड़ेगी कि मैं रिस्क को किस तरीके से मैनेज करूंगा। और फिर आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या कोई मेरा परफॉर्मेंस टारगेट है? आपको पता है स्टारबक्स क्या कह रहा है? स्टारबक्स फार्म एक्वायर कर रहा है। अब इस रिस्क को हैच करने के लिए स्टारबक्स क्या कर रहा है? अब कॉफी बीन्स के फार्म्स को एक्वायर कर रहा है मेरे बच्चों। क्या क्लियर हो? यस। तो थोड़ा बहुत SPM वाली स्ट्रेटेजी वाली चीज यहां पे आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो। PG&E कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर, 25-30 लोग मर गए, 30-50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 30 से 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। आपको पता है नुकसान क्यों हुआ? सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी यूएसए में, नुकसान क्यों हुआ है पता है? और इस कंपनी की वजह से पूरे कैलिफोर्निया में आग लग गई। कितनी? कोई 1.5 लाख एकड़ ज़मीन पे। पता है क्यों? जो उसका टावर था, उस टावर के ऊपर एक दरख्त टकरा गया, और लॉ एंड रेगुलेशन कैलिफोर्निया में ये कहता है कि चूंकि कैलिफोर्निया का मौसम काफ़ी ड्राई रहता है, काफ़ी गर्म रहता है, तो जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं वो फ़ौरन से आग पकड़ लेते हैं। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स होंगे, वहाँ पर आपने मेक श्योर करना होगा कि वहाँ पर कोई भी दरख्त वगैरह उससे टच ना करो। कोई दरख्त अगर करीब आ रहा होगा तो आपने उसको कट करना है। इन लोगों ने कट करा नहीं, इन लोगों ने मेंटेनेंस करी नहीं, और उस वजह से हुआ ये कि जहाँ एक दरख्त इनके से टकराया है, स्पार्क हुआ, और स्पार्क हुआ 1.5 लाख एकड़ की ज़मीन जल गई मेरे बच्चों, और ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। एक दरख्त, क्या ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है? क्या आज तक आपको PG&E के FS में ये चीज़ें डिस्क्लोज होती हुई दिखती थी? क्या इन्वेस्टर ये देख के पैसे लगा रहा होता था? या अब इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि भाई क्लाइमेट की वजह से तो इसकी वजह से क्लाइमेट पे एक इंपैक्ट आया है। क्लियर हो प्यारे बच्चों? एक चीज़ बताओ, क्या IFRS S1 थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू क्लियर आया? सिर्फ इतना समझ आ गया कि यार ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। क्या हमारे पास अकाउंटिंग में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है बच्चों? हाँ भाई, क्या हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IFRS, क्या हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है? हाँ भाई होता है। क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में एसेट की डेफिनेशन बताई है? क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने लायबिलिटी की डेफिनेशन बताई है? क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने इनकम की डेफिनेशन बताई है? क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने एक्सपेंस की डेफिनेशन बताई है? और क्या उसने
इक्विटी की डेफिनेशन बताइए। अच्छा, जब उसने एसेट की डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बता दी तो एसेट के ऊपर IS2 आ गया क्या? एसेट के ऊपर IS16 आ गया क्या? एसेट के ऊपर आपके पास IS38 आ गया क्या? एसेट के ऊपर आपके पास IS40 आ गया क्या? एसेट के ऊपर आपके पास IS41 आ गया। बच्चों क्लियर हो? क्लियर हो? तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि IFRS S1 इज़ अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसने बहुत ही जनरल और ओवरव्यू दे दिया, कि भाई सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी होता है क्या, डिफाइन नहीं करा है। उसने बताया कि भाई नेचर, एनवायरनमेंट, सोशल, पीपल, A to Z जिनके साथ तुम इंटरेक्ट करते हो वो भी, उसके स्कोप को भी वसी कर दिया। उसने कहा यार इसके अंदर सब कुछ है, ये एक ब्रॉडर टर्म है, मैं स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा, मैं ब्रॉडर टर्म करना चाह रहा हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर हो? तो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मुझे मिल गया कि भाई सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज होती क्या है, और ये मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। क्या यहाँ तक बच्चों को मेरी बात समझ आती है? उसके बाद एक स्टैंडर्ड हमारे पास और आ गया IFRS S2। ये किसके ऊपर है बच्चों? ये किसके ऊपर है? ये क्लाइमेट के ऊपर है मेरे बच्चों। ये किस चीज़ को कवर करता है? ये क्लाइमेट को। इसका मतलब है जो हमारे पास, नहीं मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है दाऊद फैसल साहब, मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि IFRS S1 इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क। इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसकी कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये एक जनरल वर्ड है, इट कुड बी एनीथिंग, सही है। लेकिन उसके अंदर एक चीज, एनवायरमेंट में एक चीज आती है क्लाइमेट, क्या मैं कह सकता हूं क्लाइमेट इज जस्ट लाइक IS2 इन्वेंट्री? दूसरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और एक IS2 आया जो कि स्पेसिफिकली डील करता है इन्वेंट्री से। क्या मैं कह सकता हूं कि IFRS S2 एक IFRS S1 की एक शाख है जो कि स्पेसिफिकली डील करेगा किससे? क्लाइमेट से। क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों? क्या ये कहना अलाउ है मुझे? यस। तो ये एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है ऑन क्लाइमेट। आपके कोर्स में IFRS S1 और S2 है, आगे जाके कौन सा IFRS आएगा जल्दी से बता दें मेरे बच्चों। आगे जाके अगले साल कौन सा IFRS आएगा जल्दी से बता दें? IFRS S3 आएगा। वो किससे डील करेगा? जल्दी से बता दो मुझे। फिर S4 आएगा, फिर S5 आएगा, फिर S6 आएगा। S3 किससे डील करेगा जल्दी से बता दो। कुछ और इन्वायरमेंट में बता दो, क्लाइमेट के अलावा कोई और चीज़ बता दो। S3 आपका वाटर से करेगा, S4 आपका एनिमल से करेगा, S5 आपका लेबर एम्प्लॉय से करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो जिस तरीके से पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आया, फिर IS2, IS3, IS4, IS5, IS6, IS7, IS8 आए, इसी तरीके से अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं बच्चों। क्लियर हो? थोड़ा समझ आ गया? थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आ गया? वुमेन राइट्स के ऊपर आएंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब है हमारे पास IFRS S1 जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इट कवर्स ऑल द थिंग। तो बजाय इसके कि मैं वेट करूं कि मैं सारे स्टैंडर्ड इशू करूं उसके बाद मैं कौन डिस्क्लोज करूं, IFRS ने एक बड़ा ही डैशबन किया। उसने कहा कि जी मैं एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रहा हूं जिसके अंदर ऑल द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जो आपके पास रेलिवेंट है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है, जिसकी वजह से इंपैक्ट हो सकता है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कैश फ्लोज में, फाइनेंसिंग में, वो आपने डिस्क्लोज करने हैं मेरे बच्चों। और फिर एक और चीज बना दी क्लाइमेट के ऊपर, बिकॉज क्लाइमेट के ऊपर बहुत सालों से काम होता आ रहा है, सही, एनवायरमेंट के ऊपर बहुत सालों से काम होता आ रहा है, तो इसके ऊपर उन्होंने एक और चीज बना दी क्लाइमेट के ऊपर, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बना दिया क्लाइमेट के ऊपर। बच्चों दो स्टैंडर्ड समझ में आ गया कि कैसे आया? तो पहले इस दुनिया में कौन आया? पहले इस दुनिया में IFRS S1 आया, फिर इस दुनिया में कौन आया? इस दुनिया में IFRS S2 आया। बच्चों थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ से बाहर समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपके फायदे के लिए सिखा रहा हूँ बच्चों, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना। क्लियर हो मेरे बच्चों? अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात को। अब ये मुझे डिस्क्लोजर देना है इनके हिसाब से, बच्चों जल्दी से बताओ मुझे इन दोनों के हिसाब से डिस्क्लोजर देना है। क्या डिस्क्लोजर IFRS S1 S2? अच्छा जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है तो उसने बताया होगा कि ये डिस्क्लोजर देना, एग्जांपल्स वगैरह दी होंगी इतनी सारी कि ये हो जाए तो यूं करना, यूं हो जाए तो यूं करना। नहीं बिलाल साहब गाइडेंस है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में एसेट की डेफिनेशन में इन्वेंट्री की अकाउंटिंग बताई गई होगी कि इन्वेंट्री को कैसे डिस्क्लोज करना है? जैसे एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया होगा कि जी अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी हो रहा है, इसको रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो तो वो आपका एसेट है। अच्छा तो इसका मतलब डिस्क्लोजर जो देना है तो इसके लिए गाइडेंस की जरूरत है। तो गाइडेंस के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास एक बॉडी थी, प्रीवियसली एक बॉडी थी जो कि IFRS के साथ मर्ज्ड हो चुकी है। इस बॉडी ने 77 इंडस्ट्रीज के ऊपर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के डिस्क्लोजर्स बताएं। ये कंपनी करती क्या है, इस पे क्या रिस्क हो सकते हैं, वो जो रिस्क है वो एनवायरनमेंट में क्या होगा, सोशल में क्या होगा, गवर्नेंस में क्या होगा, और इसके क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होंगे, A to Z सारी की सारी चीजें इन 77 इंडस्ट्रीज के ऊपर बताई हैं। हमारे सिलेबस में ये कोई 10 से 15 इंडस्ट्रीज हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सही है बच्चों?
तो ये अब मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा वो कहलाता किस तरीके से। तो अब सिलेबस में 3 चीज़ें हैं, क्या 3 चीज़ों का सिलेबस समझ आता है आपको? कि पहला IFRS S1 है, दूसरा IFRS S2 है, और फिर वो जो डिस्क्लोजर देना है उसके ऊपर कोई गाइडेंस होनी चाहिए, कोई गाइडेंस होनी चाहिए। वो गाइडेंस क्या है? वो गाइडेंस जो है वो सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो कि आपको बेतहाशा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस तरीके से आपने रिस्क देना है, किस तरीके से आपने अपॉर्चुनिटी देनी है। बच्चों ये दिख रहा है आपको, SASB स्टैंडर्ड्स, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपको, ये किसके ऊपर कह रहा है? ये कंज्यूमर गुड सेक्टर के ऊपर कह रहा है। ये कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर आपको बता रहा है क्या सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर टॉपिक्स एंड मैट्रिक्स, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर टॉपिक्स एंड मैट्रिक्स, क्या आपके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या लेबर कंडीशन हो सकती है, उनसे रिलेटेड आपने क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। बच्चों क्लियर हो? और ये सारी की सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है इसने। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूँ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सवाल में लिखा हुआ आएगा कि आप एक बैंक हो, तो बैंक एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के ऊपर क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी होती है, इसकी एक गाइडेंस प्रोवाइड की गई है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। इसी तरीके से अगर आप अगर आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो, तो इससे रिलेटेड क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी होती है, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की हुई है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या सिलेबस में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, क्या वो 3 चीज़ें क्लियर हो? IFRS S1 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, IFRS S2 स्पेसिफिक टू क्लाइमेट, एंड देन देयर आर जर्नल गाइडेंस अवेलेबल ऑन द इंडस्ट्री वाइड। ज़बरदस्त। तो हमारे पास CFEP 3 जो है उसमें IFRS S1 है, उसमें IFRS S2 है, और इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ 10 से 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, 10 से 15 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके ऊपर ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कैसे होगा उसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड किया। डन हो गया? अच्छा, फिर हमारे पास एक और पहलू है। अच्छा, ये क्या है? ये अकाउंटिंग है। फिर हमारे पास एक और पहलू है जिसका नाम है, आपको नहीं लगता कि अगर ये जो डिस्क्लोजर्स जा रहे हैं, इनके हिसाब से जो डिस्क्लोजर्स जा रहे हैं और उस डिस्क्लोजर्स में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई ना कोई एश्योरेंस भी देनी चाहिए? आपको नहीं लगता? तो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर मैं आपको वापस से बता दूं, इसके ऊपर कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, इसके ऊपर एक पूरा वॉल्यूम है 250 पेज का, जो कि आपको बताएगा कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आपने एश्योरेंस कैसे देनी है। तो बस जब IFRS ने बनाया तो आइजा ने भी इसके ऊपर कुछ बना दिया। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटिंग नहीं है तो इसलिए आइजा अप्लाई नहीं होगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू नहीं है तो ISRE अप्लाई नहीं होगा। ये कोई कंपाइलेशन एंगेजमेंट नहीं है तो ISRS अप्लाई नहीं होगा। तो फिर ये है क्या? ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है तो उसके ऊपर एक अलग से ऑडिटिंग अलग से एश्योरेंस का स्टैंडर्ड बनाया गया है, जिसके ऊपर एक्सेप्टेंस से लेकर रिपोर्टिंग तक सारी चीज़ें कवर की गई हैं। दैट इंक्लूड रिस्क, दैट इंक्लूड प्लानिंग, दैट इंक्लूड परफॉर्मेंस। अब आप सोचें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन के ऊपर आपने प्रोसीजर लिखने होंगे। अब आप सोचें कि जी आपने स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने होंगे, सही है। और फिर उसके बाद क्या ये एश्योरेंस अगर आप दे रहे हो तो आपको नहीं लगता आपका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? ये तो एक बेसिक चीज़ है ना, जब भी आप एश्योरेंस दे रहे हो तो आपका क्या होना ज़रूरी है? आपका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कोड ऑफ एथिक्स भी अप्लाई होगा। कोड ऑफ एथिक्स, तो सर कोड ऑफ एथिक्स तो ऑलरेडी पढ़ कर आए हुए हैं। मेरा प्यारा बच्चा, यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स है वो सस्टेनेबिलिटी का डिफरेंट है। सस्टेनेबिलिटी का अलग से एक वॉल्यूम बनाया गया है, जिसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स का उसको इंक्लूड किया गया है। क्या याद? तो इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी इज नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सस्टेनेबिलिटी इज नॉट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा बहुत कैफ पढ़ा हुआ है। जो हम ICAP का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते थे उसमें हमारी बेसिक इक्वेशन क्या होती थी कि जी आप एक ऑडिट फर्म हो और आप यूनिलीवर का ऑडिट कर रहे हो, यूनिलीवर आपका ऑडिट क्लाइंट है, तो जाके ICAP का कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होगा। याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? अगर यूनिलीवर आपका ऑडिट क्लाइंट नहीं है तो क्या ICAP का कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होगा? अगर यूनिलीवर आपका ऑडिट क्लाइंट नहीं है तो क्या मैं यूनिलीवर को टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं? भाई आप वो वाले सब जो कुछ प्रोवाइड करना है आप प्रोवाइड करें, आपका ऑडिट क्लाइंट ही नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा, अब सिनेरियो ये है, सिनेरियो सेम है कि मैं PwC हूं और ये यूनिलीवर है, और यूनिलीवर जो है मेरा ऑडिट क्लाइंट नहीं है, यूनिलीवर का ऑडिट मैं नहीं कर रहा, क्या PwC यूनिलीवर के साथ कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? क्या ICAP का कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई करेगा? मेरे बच्चों, बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, समझ आ जाएगा कि स्टैंडर्ड आया क्यों है।
क्या PwC यूनिलीवर को जो टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो क्या ICAP का कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर PwC यूनिलीवर को सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो क्या ICAP का कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होगा? मुकद्दस नहीं होगा, मुकद्दस नहीं होगा। वो तो ऑडिट क्लाइंट के ऊपर। तो इसका मतलब एक नई किताब बनाने की जरूरत थी, एक नई किताब इजाद करने की जरूरत थी, विच इज द कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। सस्टेनेबिलिटी जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करे। सस्टेनेबिलिटी जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करे। सस्टेनेबिलिटी कोई और भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है। बच्चों समझ आई? और अगर PwC यूनिलीवर का ऑडिटर भी है और PwC यूनिलीवर को सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, तब आप सोचें आपके पास दो किताबें अप्लाई हो जाएंगी मेरे बच्चों। तो जो शख्स कह रहा था कि भाई बोरिंग है तो थोड़ा सा रीअसेस कर ले, जो कह रहा था कि यार इजी पेपर है थोड़ा सा रीअसेस कर ले, जो कह रहा था कि भाई डिस्क्लोजर है थोड़ा सा रीअसेस कर ले कि सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं है बेटा, आपको प्रोसीजर्स भी लिखने होंगे, चीज़ें भी लिखनी होंगी, चीज़ें सारी होंगी। जो बच्चा कह रहा था कि ये SPM को रिप्लेस कर रहा है, थोड़ा सा अपने आंसर को रीअसेस कर ले। जो बच्चा कह रहा था कि सर सिर्फ इन्वायरमेंट है, सिर्फ इन्वायरमेंट है इसके अंदर, सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन एमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस नहीं है, पूरी दुनिया है इसके अंदर मेरे बच्चों। स्ट्रक्चर समझ आ गया? थोड़ा स्ट्रक्चर समझ आ गया मेरे बच्चों के, किस तरीके से IFRS S1 आया, फिर उसकी एक शाख आई IFRS S2, फिर उसकी एश्योरेंस के ऊपर आया, तो फिर एक स्टैंडर्ड बनाया गया, फिर स्टैंडर्ड के बनाने के बाद फिर कोड ऑफ एथिक्स का मसला आया, तो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड बनाया गया, और फिर इससे रिलेटेड जो हमारे पास IFRS S1 और S2 में उससे रिलेटेड गाइडेंस कैसे देंगे, तो गाइडेंस से रिलेटेड हमारे पास ये टोटल जो आपके पास सिलेबस है ये 1000 से 1500 पेजेस का, ये मिनिमम 1000 से 1500 पेजेस का आपका सिलेबस है। क्लियर हो? तो यार इस सब्जेक्ट को इजी ना लीजिएगा, सही है। अनफॉर्चुनेटली हमें पता होता नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। पाकिस्तान में तो खैर मैं अभी जो हमारा एक सेशन हुआ था, एक बड़ी चीज़ जो मुझे हिट कर रही थी कि वो एक बच्चा पैदा हुआ है, वो हॉस्पिटल से इसको लेके आ रहे हैं, और जब हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं तो बराबर से कोई ट्रक गुजरा है या फिर सुजुकी गुजरी है या फिर कोई बाइक या रक्शे वाला चिंची गुजरा है, और जो काला धुआं उस बच्चे के ऊपर गया है, तो जो पहली सांस उसने ली है ना वो ये ली है उसने पाकिस्तान में, सही है। और नॉर्मली हमें तो मैटर भी नहीं करती ना यार, हमारे लिए तो चीज़ें मैटर भी नहीं करती, सही है। नाले में पैदा हुए हैं हम, उधर ही मर जाएंगे, हमारे लिए यही है। लेकिन चीज़ें जो हैं ये अगर आप ओवरऑल देखें तो दुनिया इसको बड़ी इंपॉर्टेंट लेती है, क्योंकि हमारे माशरे में चीज़ें हैं नहीं, तो इसलिए हमें आइडिया होता नहीं इन चीज़ों का यार क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को सीरियसली लीजिएगा। ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, ये एक अच्छी फील्ड है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। मेरी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मेरा देखें, अगर आपने पहली अटेम्प्ट में 3 पेपर देने हैं, सही है, और अगर वो शुरू में नॉर्मली जो मेजॉरिटी बच्चा होता है वो ऑडिट और अकाउंटिंग को साथ लेकर चल रहा होता है ना, बिकॉज ऑडिट फॉर्म वगैरह में इंडस्ट्री में ये 2 चीज़ें बड़ी काम आती है। तो अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं और वही 2 चीज़ पढ़ के साथ में अगर आपका CFAP 3 भी कवर्ड हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी कवर्ड हो रहा है, तो एक अच्छी अप्रोच है। वहाँ कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा, पता चल गया यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगी, खत्म हो गई चीज़, सही है। ऑडिट आज पढ़ लिया, 2 साल बाद CFAP 3 दे रहे हो, वही कोड ऑफ एथिक्स वापस उठा के बैठोगे, वही सारी चीज़ें वापस उठा के बैठोगे। इसी तरह अकाउंटिंग पढ़ लिया, अकाउंटिंग में तो चले इतना मसला नहीं है यहाँ पे। द रीजन इसके जी अकाउंटिंग की कोई चीज़ नहीं है ना, आपको रिकग्निशन डी रिकग्निशन की चीज़ें नहीं बता रहा, सिर्फ डिस्क्लोजर के बता रहा है। यार फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हैव 1 ईयर ना, यू हैव 1 ईयर यार, जिसके यही पेपर रहेगा तो उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना। और थोड़ा सा एफिशिएंट भी हो जाएगा ना यार, ऑडिटिंग की जो चीज़ें पढ़ी वो वहाँ पे जाकर रेप्लिकेट हो गई, जो की चेंजेस आए हाथ के हाथ हमने कवर कर लिया, तो आपको एक चीज़ 2-2 3-3 बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल हो सकता, जब CFAP 2 70 घंटे में 60 घंटे में हो सकता है भाई, सही है, तो क्यों नहीं हो सकता यार। एफिशिएंटली पढ़ेंगे, स्मार्टली पढ़ेंगे। मुझे बताओ अब तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अच्छा सॉरी, ये चीज़ सुन लो, ये IFRS S1, ये IFRS S2 और ये डिस्क्लोजर, ये तुम्हारे पेपर का 55 से 60 मार्क्स की वेटेज रखता है। डन हो गया। और ये जो तुम्हारा एश्योरेंस है, ये कुछ तुम्हारा मेरे ख्याल से 35, 40, 45 इतने की वेटेज रखता है। यार ये आपके ऊपर है, जो कॉम्बिनेशन आपको समझ आता है, जो आपको बेस्ट लगता है मेरे बच्चों ले लो। मैंने आपको सिलेबस पूरा बता दिया, इसके अंदर ऑडिट भी है, अकाउंटिंग में डिस्क्लोजर साइड है, तो प्योरली अकाउंटिंग नहीं है, थोड़ी सी SPM वाली साइड भी है, चीज़ें भी हैं। तो इट्स नॉट कि जी एक फिक्स सब्जेक्ट है और आप उसको पढ़ लें। यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मतलब एक चीज़ नहीं आ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, दुनिया में डिमांड है, तो पहले पढ़ के ख़त्म करो ना इसको यार। क्या मतलब तुम्हारी अपनी फर्म में सस्टेनेबिलिटी की कोई अपॉर्चुनिटी है तो तुम कह सको कि यार मैं आई एम रेडी, मैं कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में समझ आ गया कि सब्जेक्ट है क्या, थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। ये जो हमने लिखे थे ईजी पेपर, न्यू पेपर, थोड़ा क्लियर हो बच्चों, थोड़ा सा आइडिया हो गया। मुश्किल सब्जेक्ट है IFRS S1 स्पेसिफिकली, बहुत जेनेरिक है, कुछ डिफाइंड नहीं हुआ, सही है।
तो इस पे के ऊपर अगर आप EY डेलॉइट की भी गाइडेंस देखें, बिकॉज मैं तो काम कर रहा हूँ यार यहाँ पे डेलॉइट पे और अपने एंगेजमेंट पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो मैं चीज़ें देखता हूँ तो गाइडेंस वगैरह जो डेलॉइट वगैरह की देखता हूँ तो वहाँ पे भी यही चीज़ है कि यार नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड जो है, और स्टैंडर्ड ने वॉलंटियर इंटेंशनली मेरे बच्चों बहुत ही जेनेरिक वर्ड यूज़ कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपने आप को फंसाना ही नहीं चाहता कि कल को एक डिस्क्लोजर ना दिया जाए और मैं फंस जाऊँ और मुझे कहे कि जी IFRS में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो कह रहा है मैंने बड़ा जेनेरिक यूज़ किया हुआ है वर्ड, और तभी मैंने सब कुछ कवर कर दिया, सप्लाई चेन का भी वर्ड लिख दिया, वैल्यू चेन का भी वर्ड लिख दिया, बिजनेस मॉडल का भी वर्ड लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। द रीजन इज कि भाई आप एसेस करो कि इसकी वजह से कि आप पे इंपैक्ट आ सकता है। इफ यस, अगर राना प्लाजा गिरने की वजह से ज़ारा के ब्रांड में इंपैक्ट आ सकता है तो आप डिस्क्लोज करें इस चीज़ को। राना प्लाजा अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, ढाका में कहीं मौजूद है, उसकी वजह से अगर इंपैक्ट आ सकता है तो आपने डिस्क्लोज करना है। मेरा बच्चा टोटल आवर्स 50 to 60 लेक्चर लाइव, और वही लेक्चर आपको स्मार्ट क्लासेस में दे दिए जाएंगे। यस बिल्कुल दाऊद, बिल्कुल। यू कैन सर्च PG&E, द लार्जेस्ट यूटिलिटी कंपनी इन USA। पूरे कैलिफोर्निया में आग लगी है, 30 से 50 बिलियन डॉलर की जो है वो उसके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, द कंपनी हैज़ टू बैंकरप्ट। यू कैन सर्च राना प्लाजा, सर्च कर लो, उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है बांग्लादेश अकॉर्ड के नाम से, वहाँ पे सर्च कर लो। ये 119 120 जो दुनिया के बड़े ब्रांड है उन्होंने सपोर्ट किया था उसके ऊपर, और उनकी वजह से वहाँ पे एक बिल्डिंग गिरने की वजह से इनके ऊपर इंपैक्ट आया था। वॉक्सवैगन डीजल गेट, आप इसको सर्च करें, वॉक्सवैगन डीजल गेट इसके ऊपर सर्च करें। इसके ऊपर एक बच्चा ना, एक बड़ा ही पता नहीं क्या बच्चा था यार, वो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है डर्टी मनी, सही है, उसने मुझे डर्टी माइंड ये नाम बोल दिया। अब मैं बैठ के पूरी रात सर्च करता रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला कि डर्टी मनी के नाम से वो सीजन था। तो यहाँ पे अगर आप इस सीजन में देखेंगे तो उसके ऊपर वॉक्सवैगन के ऊपर, और आप वो देखें तो आपको रियलाइज होगा कि कितना बड़ा गवर्नेंस का फेलियर था, कितना बड़ा गवर्नेंस का फेलियर था कि उसने एक ऐसा डिफेक्ट डिवाइस लगाया हुआ था जो कि चीट कर रहा था, एक चीट डिवाइस लगाई हुई थी जो कि एमिशन को रिपोर्ट कर ही नहीं रहा था, और आप उसमें देखेगा कि उस पर सोसाइटी ने किस तरीके से उसको रिएक्ट करा। तो आपकी वजह से सोसाइटी पे इंपैक्ट आया, आपकी वजह से एनवायरमेंट पे इफेक्ट आया, और इसकी वजह से $30 बिलियन की आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई थी, $30 बिलियन की। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो वॉक्सवैगन के इन्वेस्टर ने कभी सोचा होगा कि यार ये कोई रिस्क है? $30 बिलियन यार, हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क को $1 बिलियन चाहिए होता है हर साल IMF से, जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। $30 बिलियन की पेनल्टी, यार इस फाइनेंशियल लायबिलिटी सही करना, रिकॉल रिक्लेम। क्या इन्वेस्टर ने कभी सोचा भी होगा कि यार ये जो धुआं निकल भी नहीं रहा, लेकिन जो एक इनविजिबल गैस जो यहाँ पे आ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकल रही है, ये इतना नुकसानदेह हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। फेसबुक का सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है? फेसबुक का सबसे बड़ा कि यार अगर ये हो गया तो कंपनी बंद, कंपनी खत्म, फॉरगेट अबाउट द रेवेन्यू, फॉरगेट अबाउट द प्रॉफिट, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अगर ये चीज़ हो गई तो सोसाइटी पे इतना गंदा इंपैक्ट पड़ेगा कि शायद सोसाइटी ये एक्सेप्ट ही ना करे प्रोडक्ट। ज़बरदस्त मेरा बच्चा, ज़बरदस्त। अगर फेसबुक का किसी तरीके से डेटा सेंटर हैक हो जाता है, डेटा हैक हो जाती है, तस्वीरें सारी ब्रीच हो जाती हैं, डेटा लीक हो जाता है, ये इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं प्यारे बच्चों, आपको नहीं लगता कि फेसबुक कहीं खड़ा हुआ भी होगा? क्या सोसाइटी को उसने हिट नहीं करा? तो अगर आप स्पेसिफिकली IFRS S1 पढ़ेंगे ये वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन चूंकि आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, और अगर यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती है जिसके साथ सोसाइटी पर इंपैक्ट आ सकता है, सुसाइड वगैरह हो सकती है, चीज़ हो सकती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू डिस्क्लोज दोस सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। BP डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल, ये सुना है किसी ने? पूरा जहाज जो था ऑयल से भरा हुआ, वो सारा का सारा मैक्सिको के ओशन के पास जो है वो स्पिल आउट हो गया था। 4.9 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल समंदर में, $65 बिलियन सिर्फ क्लीन कॉम्पनसेशन पेनल्टीज। सिर्फ इसकी वजह से जो वहाँ के करीब के जो लोग थे जो कि फिशिंग पे या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, 80% ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ की जो थी वो फिशिंग और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। क्या पानी में ऑयल जा चुका है तो क्या वो अब रेलिवेंट होगा उनके लिए? बच्चों, क्या ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है? क्या ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है कि जी मैं जो ये बिजनेस कर रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस मॉडल है कि मैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे लेकर आता हूँ और आगे सप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मैं डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, बाय ओशन मेरे सी आ रहे होते हैं, क्या यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कोई रिस्क है मेरे बच्चों? यस, देयर इज अ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क। आपको नहीं लगता इस रिस्क से रिलेटेड गवर्नेंस होनी चाहिए थी कि इस चीज़ को हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर हमें ख्याल?
तो क्यों ये सारा $50 बिलियन देना? 35% ऑफ द कंपनी वाइप आउट हो गई, 35% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म। और क्या मसला आया? मसला यह कि जो गवर्नेंस थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे थे, वो इन चीज़ों को अहमियत देते ही नहीं थे, उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती ही नहीं थी। तो यहाँ पे गवर्नेंस, अब इससे रिलेटेड आपकी गवर्नेंस भी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये मेरा रिस्क है कि कल को अगर ये स्पिल आउट हो गया तो मेरे लिए मसला हो सकता है। तो क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? आप क्या कैसे इसको रिस्क मैनेज करेंगे बच्चों? मोहम्मद अबरार यहाँ पे आके आपको IFRS S1 कहता है कि जी अगर इस तरह तो कंपनी में हजारों टाइप के पोटेंशियल इश्यूज होंगे। क्या वो पोटेंशियल इश्यूज आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या वो पोटेंशियल इश्यूज आपके कैश फ्लोज, क्या वो पोटेंशियल इश्यूज आपके फाइनेंसिंग, क्या इसको हिट कर रहा है? क्या इसको मटीरियली सिग्निफिकेंटली हिट कर रहा है? इफ द आंसर इज यस, इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। चाहे फिर वो राना प्लाजा की फैक्ट्री बांग्लादेश के शहर ढाका में क्यों ना हो और वो 7 समंदर पार यूरोप में क्यों ना सप्लाई करता हो, अगर वहां पे भी कुछ होता है और आपको लगता है उसकी वजह से मेरे ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट रिस्क। क्लियर हो बच्चों? थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई, थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जस्ट लाइक IFRS, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, लेकिन उसको फिर मजीद स्पेसिफिक कर दिया एक पार्ट के लिए, क्लाइमेट के लिए, जो कि IFRS S2 है। और चूंकि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आपने डिस्क्लोज करनी होती है, तो यू हैव द ICAP, द SSB हैज़ प्रोवाइडेड 77 इंडस्ट्री रिलेटेड गाइडेंस। हमारे सिलेबस में 8 से 10 इंडस्ट्रीज का पार्ट है, जिसके ऊपर उसने सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करी हुई है कि क्या इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या हमारे पास रिस्क हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, विद रिस्पेक्ट टू सोशल, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, और उन सारी चीज़ों से रिलेटेड उसने बताया हुआ है। और फिर अगला पार्ट हमारे पास एश्योरेंस का आता है, और जब एश्योरेंस का आता है तो एश्योरेंस के ऊपर क्या स्टैंडर्ड होगा जिसके बेसिस पे मैं अगर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एश्योरेंस दे रहा हूँ तो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट कैसे करूँगा, मैं प्लानिंग में रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, मैं परफॉर्मेंस के वक्त क्या प्रोसेस परफॉर्म करूँगा, मेरी रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, मैं कब क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, मैं कब एडवर्स ओपिनियन दूंगा, मैं कब डिस्क्लेमर दूंगा। और अगर मैं सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के ऊपर ओपिनियन एंगेजमेंट दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ, तो वो ओपिनियन की टाइप क्या होगी, वो लिमिटेड एश्योरेंस होगी, वो रीजनेबल एश्योरेंस होगी, प्लस मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो एथिक्स का भी एक पूरा स्टैंडर्ड है मेरे बच्चों। आई होप एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि कल को किसी को भी जाके तुम थोड़ा बहुत अब बता सकते हो कि भाई ये CFAP 3 है। बच्चों, जो मैंने 1.25 घंटा आपसे मेहनत करी और आपको कुछ चीज़ें समझाई, और जो CFAP 3 आपने मुझे यहाँ पे बताया, कुछ एग्री करते हो यार? अब तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बस 19-20 का फ़र्क है। सही कह रहे हो यार, सही कह रहे हो, सही, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चों, 19-20 का फ़र्क है। पहले हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक माहौल बनाते रहे, चीज़ें करते रहे। मैं कोई अच्छी गाइडेंस आपको दूंगा, कुछ अच्छी जो केस स्टडीज़ वगैरह है वो आपको दूंगा। थोड़ा बहुत पढ़ना है यार, थोड़ा बहुत पढ़ना, आपको आइडिया होगा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम अभी तक डेबिट क्रेडिट में फंसे हुए। सही है, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को पढ़ना एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी फील्ड है, बहुत नई फील्ड है, और अभी आगे जाके जो इसमें डिमांड क्रिएट होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या डिमांड क्रिएट होगी। तो कोई भी सवाल हो ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच यार ट्रस्ट के लिए, थैंक यू सो मच रिस्पेक्ट के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू अगेन यार ट्रस्ट के लिए।